Assalamu alaikum students, good morning and welcome to your class. Our today's lecture is the last topic of this chapter, flow of energy in the food chain of an ecosystem. कि एनर्जी जो है किस तरह से फ़्लो करती है किसी भी इकोसिस्टम के फूड चेन में. द सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स इन एन इकोसिस्टम इज सोलर एनर्जी, and this solar energy is trapped by producers, and from producers it is passed to primary consumer, then secondary consumer, tertiary consumer, or maybe quaternary consumer or to decomposers. So the definition is that energy enters into the ecosystem in the form of heat and light from sun. It flows through the different trophic levels of an ecosystem and then radiates back into the outer space. कि जो सोलर एनर्जी आती है सूरज से किसी भी इकोसिस्टम में, वो किस फॉर्म में होती है? रेडिएंट एनर्जी, सोलर रेडिएशंस की फॉर्म में होती है. और इसके अलावा क्या होती है? वो हीट की फॉर्म में होती है, लाइट की फॉर्म में होती है. यानी जो रेडिएशंस हैं वो या तो हीट जनरेट करती हैं या फिर लाइट प्रोड्यूस करती हैं. अब इकोसिस्टम में जब ये एंटर होती है तो फिर प्रोड्यूसर्स इसे कैप्चर करते हैं, फोटोसिंथेसिस में यूज़ करते हैं. प्रोड्यूसर जो हैं वो फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल, वहाँ से प्राइमरी कंज्यूमर, फिर सेकेंडरी कंज्यूमर, और फिर जैसे जैसे वो लिविंग ऑर्गेनिज्म यूज़ करते हैं उससे एनर्जी रिलीज़ करते हैं अपनी एक्टिविटीज़ के लिए. और रेस्पिरेशन के प्रोसेस में जब वो एनर्जी एटीपी की फॉर्म में प्रोड्यूस करते हैं तो ज़्यादातर एनर्जी जो है उसमें से जो फूड सब्सटेंस उन्होंने लिया है उसमें से दोबारा से रेडिएट होके वेस्ट हो जाती है. तो जितनी भी सोलर एनर्जी है सन से आती है हमारी अर्थ पे, उसका सिर्फ 1% जो है वो प्लांट्स यूज़ करते हैं और 90% तो वैसे ही दोबारा से हीट की फॉर्म में कन्वर्ट होके और उसकी रेडिएशंस दोबारा से स्पेस में चली जाती हैं. अब ये डायग्राम देखें. इस डायग्राम में दिखाया हुआ है कि सोलर एनर्जी आ रही है प्लांट्स पे फॉल की. अब इस प्लांट्स ने इसका सिर्फ 1% यूज़ किया, बाकी 99% सोलर एनर्जी जो है वो वेस्ट हो जाती है एनवायरनमेंट में. अब प्रोड्यूसर्स हैं प्लांट्स, इन्होंने जितनी एनर्जी फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में यूटिलाइज़ की उसका सिर्फ 10% इन्होंने कंज्यूमर को दिया, बाकी इन्होंने अपने मेटाबॉलिज्म में यूज़ कर लिया और हीट जनरेट की या अपनी एक्टिविटीज़ में एटीपी की फॉर्म में यूज़ की, और फिर वो भी रेडिएट होके एनवायरनमेंट में चली गई, एनवायरनमेंट से स्पेस में. ठीक है. फिर इसके बाद प्रोड्यूसर्स जो हैं प्लांट्स इस एनर्जी का 10% जो है कंज्यूमर को पास करते हैं. कंज्यूमर जो है इसको जो प्रोड्यूसर से फूड लेते हैं इसको डाइजेस्ट करते हैं, फिर इसका मेटाबॉलिज्म करते हैं, इससे एनर्जी जनरेट करते हैं. और इस मेटाबॉलिज्म के प्रोसेस में बहुत सारी एनर्जी जो है वो हीट की फॉर्म में रिलीज़ होती है जो कि वेस्ट हो जाती है और बाकी प्लांट्स अपनी एक्टिविटीज़ के लिए यूज़ करते हैं. अब प्लांट्स जो हैं नेक्स्ट ट्रॉफिक लेवल, जो कि अगर प्लांट्स की डेथ हो जाती है तो डिकम्पोजर्स उन्हें डिकम्पोज करके सॉइल में ऐड कर देते हैं, उनके ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस में कन्वर्ट करके. तो अब ये देखें कि जो डिकम्पोजर्स हैं वो सिर्फ कंज्यूमर से 1% एनर्जी ले रहे हैं. सोलर एनर्जी जो आई थी उसका 1% सन ने दिया, सन से जो आई थी उसका 1% प्रोड्यूसर ने कंज्यूम करके फोटोसिंथेसिस की, उसमें से सिर्फ 10% जो है वो कंज्यूमर को पास हुई और कंज्यूमर से 1% जो है वो डिकम्पोजर को पास हुई. तो इस तरह से एनर्जी का फ़्लो जो है वो होता है किसी भी इकोसिस्टम में. अब नेक्स्ट है ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्शन. ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्शन means the total amount of energy fixed by plants during the process of photosynthesis in the bonds of carbohydrates. कि जिस वक्त प्लांट्स जो हैं फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस करते हैं तो वो कार्बोहाइड्रेट सिंथेसाइज करते हैं जो कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं और फोटोसिंथेसिस की एंड प्रोडक्ट हैं. अब कार्बोहाइड्रेट्स में जो कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड मैंने पहले भी आप लोगों को बताया हुआ है कि इज़ द पोटेंशियल सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर लिविंग ऑर्गेनिज्म. तो अब फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में जो कार्बोहाइड्रेट सिंथेसाइज हुए उनके बॉन्ड्स में, कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड में जो प्लांट्स ने सोलर एनर्जी कैप्चर की थी वो स्टोर हो गई इन द फॉर्म ऑफ केमिकल एनर्जी.
ठीक है। अब जितने कार्बोहाइड्रेट्स फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के बाद प्लांट्स ने प्रोड्यूस किए, वो सारा जो है ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्शन है फोटोसिंथेसिस की या प्रोड्यूसर्स की, कि उन्होंने उतनी फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में प्रोडक्शन की है किस चीज़ की, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की या कार्बोहाइड्रेट्स की। अब नेक्स्ट इज़ द नेट प्राइमरी प्रोडक्शन। नेट प्राइमरी प्रोडक्शन क्या होती है? द अमाउंट ऑफ एनर्जी लेफ्ट आफ्टर प्लांट हैव मेट देयर रेस्पिरेटरी नीड्स विच इज़ द बायोमास ऑफ प्लांट इन द इकोसिस्टम। कि अब प्लांट्स जो हैं जितनी फूड सिंथेसाइज करते हैं या कार्बोहाइड्रेट सिंथेसाइज करते हैं, उसमें से कुछ जो है वो अपनी एक्टिविटीज़ के लिए रेस्पिरेशन के प्रोसेस में यूज़ करते हैं और रेस्पिरेशन से एटीपी जनरेट करते हैं और एटीपी जो है वो अपनी एक्टिविटीज़ के लिए यूज़ करते हैं। अब बाकी जो बच जाती है अमाउंट कार्बोहाइड्रेट्स की, वो क्या है? नेट प्राइमरी प्रोडक्शन ऑफ प्लांट। ठीक है, कि प्लांट्स ने फोटोसिंथेसिस में जितने कार्बोहाइड्रेट सिंथेसाइज किए थे, उसमें से कुछ जो थे वो उन्होंने अपनी एक्टिविटीज़ के लिए, अपने रेस्पिरेशन के प्रोसेस में यूज़ कर लिए, अपनी फूड रिक्वायरमेंट्स के लिए, और अपनी रेस्पिरेशन में जो एटीपी जनरेट की वो अपनी एक्टिविटीज़ में यूज़ कर ली। तो और फिर बाद में वो हीट की फॉर्म में वेस्ट भी हो गई एनर्जी। तो लेकिन जो कार्बोहाइड्रेट्स बच गए, जो उनके बॉडी में उनकी बॉडी का बायोमास बना रहे हैं और उसको नेक्स्ट ऑर्गेनिज्म जो है वो खा सकते हैं एज अ फूड, उसको हम क्या कहेंगे? नेट प्राइमरी प्रोडक्शन। जितनी फोटोसिंथेसिस के बाद कार्बोहाइड्रेट्स प्रोड्यूस किए वो क्या था? ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्शन। जितने प्लांट्स ने उसमें से यूज़ कर लिए अपनी रेस्पिरेशन के प्रोसेस में, वो उसमें से कम हो गया ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्शन में से, और जो बाकी बच गया, जो प्लांट्स ने कार्बोहाइड्रेट्स अपनी बॉडी में स्टोर कर लिए या अपना बॉडी का बायोमास बना लिया, उन कार्बोहाइड्रेट्स को प्रोटीन में या लिपिड्स में कन्वर्ट करके बॉडी में स्टोर कर लिया, तो वो क्या होगी? नेट प्राइमरी प्रोडक्शन ऑफ प्लांट्स होगी। अब ये जो एनर्जी फ्लो कर रही है, मैंने पहले भी आप लोगों को डायग्राम दिखाई है कि सोलर एनर्जी का सिर्फ 1% जो है वो प्लांट्स ट्रैप करते हैं, 99% वेस्ट हो जाती है। फिर जो है बाकी जो एनर्जी बचती है वो नेक्स्ट प्लांट जो हैं फोटोसिंथेसिस में यूज़ करते हैं, और उसका सिर्फ 80 to 90% जो है वो प्लांट्स जो हैं लूज़ कर देते हैं, और सिर्फ 20 to 10% जो है नेक्स्ट ट्रॉफिक लेवल तक पास करते हैं। लेकिन किसी भी इकोसिस्टम में जो एनर्जी है उसकी डेफिशिएंसी क्यों नहीं होती? कि हर इकोसिस्टम जो है उसको मेंटेन करने के लिए उसमें प्रोड्यूसर्स होते हैं जो कंटिन्यूसली सोलर एनर्जी को कैप्चर करके फोटोसिंथेसिस करते रहते हैं और नेक्स्ट ट्रॉफिक लेवल पे एनर्जी सप्लाई करते रहते हैं एज अ प्रोड्यूसर। नेक्स्ट इज़ द पायरामिड ऑफ एनर्जी ट्रांसफ़र इन कम्युनिटी। कि जब हम एनर्जी के ट्रांसफ़र को अगर ड्रा करें तो एक पायरामिड की शेप आएगी कि बेस पे जो प्रोड्यूसर लेवल है फूड चेन का, उस लेवल पे एनर्जी ज़्यादा है, और जैसे जैसे हम ऊपर की तरफ जाते हैं प्राइमरी कंज्यूमर एनर्जी कम होती जाती है, सेकेंडरी कंज्यूमर में जो एनर्जी पास होती है फूड चेन के थ्रू वो उससे कम होती है। तो जैसे जैसे फूड चेन की लेंथ बढ़ती जाती है, एनर्जी जो है उस लेवल के ऑर्गेनिजम्स को कम अवेलेबल होती है। तो अब ये जो डायग्राम है इसमें दिखाया हुआ है कि एनर्जी ऑफ ईच ट्रॉफिक लेवल फ्रॉम 10 lakh विच इज़ इक्वल टू 1 million किलो कैलोरीज ऑफ सनलाइट पर ईयर पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, कि अगर सोलर एनर्जी जो है किसी इकोसिस्टम में एक साल में 1 मीटर स्क्वायर पे फॉल कर रही है 1 million किलो कैलोरीज। 1 million किलो कैलोरीज कितने के बराबर होते हैं? 10 लाख के बराबर। अब इस 10 लाख या 1 million किलो कैलोरीज जो सोलर एनर्जी हमारी अर्थ पे आई है, उसमें से सिर्फ क्या है? 10,000 किलो कैलोरीज
पर मीटर स्क्वायर पर ईयर जो है वो प्लांट्स फोटोसिंथेसिस में यूज़ करते हैं, यानी प्लांट्स को सिर्फ इसका 1% अवेलेबल है। अब यहाँ पे देखें प्लांट्स को क्या खाते हैं, प्राइमरी कंज्यूमर जो कि ग्रास हॉपर दिखाया हुआ है। तो ग्रास हॉपर को सिर्फ 10,000 में से 1,000 किलो कैलोरीज पर ईयर पास हुई हैं, और ग्रास हॉपर को अगर रैट खाता है जो कि सेकेंडरी कंज्यूमर है, तो इसको जो टोटल सोलर एनर्जी आई है उसका सिर्फ 100 किलो कैलोरीज पास होंगी। और अगर रैट को स्नेक खाता है तो उसे सिर्फ 10 किलो कैलोरीज अवेलेबल होंगी। ओरिजिनली कितनी थी, जो सूरज से एनर्जी आई थी वो कितनी थी, 10 लाख किलो कैलोरीज एक साल में 1 मीटर स्क्वायर पे आई थी हमारी अर्थ के। उसमें से प्लांट्स ने कितनी यूज़ की, 10,000। प्लांट्स ने आगे जो एनर्जी नेट प्राइमरी प्रोडक्शन की फॉर्म में पास की वो क्या है, 1000 किलो कैलोरीज पर मीटर स्क्वायर पर ईयर। फिर प्राइमरी कंज्यूमर से सेकेंडरी कंज्यूमर तक जो एनर्जी पास हुई है एक साल में वो कितनी थी, 100 किलो कैलोरीज पर मीटर स्क्वायर पर ईयर। और टर्शरी कंज्यूमर तक जाते जाते ये सिर्फ 10 किलो कैलोरीज पर मीटर स्क्वायर पर ईयर रह गई। कि जैसे जैसे फूड चेन की लेंथ बढ़ती जाएगी, जो अपर लेवल के लिंक हैं या फिर पायरामिड में जो टॉप पे लिविंग ऑर्गेनिज्म आ रहे हैं, उनको कम एनर्जी अवेलेबल होगी एज़ कम्पेयर टू दोज ऑर्गेनिज्म विच आर एट द बेस ऑफ पायरामिड। नेक्स्ट है एफिशिएंसी ऑफ फूड चेन, कि फूड चेन जो है उसकी एफिशिएंसी कैसे होती है, कौन सी वाली फूड चेन ज़्यादा एफिशिएंट होती है, कौन सी फूड चेन जो है वो अपने अंदर जो उसके लिंक्स हैं या लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनको ज़्यादा एनर्जी प्रोवाइड करती है और कौन सी कम। द फूड चेन ऑफ 2 और 3 ट्रॉफिक लेवल सपोर्ट अ कम्युनिटी मोर एफिशिएंटली दैन लॉन्ग चेन ऑफ 5 लिंक्स। ठीक है, कि ज़्यादा से ज़्यादा तो 5 फूड लिंक्स ही होते हैं किसी भी फूड चेन में। तब उन्होंने कहा कि जो फूड चेन जितनी छोटी होगी उतनी ही वो अपने जो ट्रॉफिक लेवल्स हैं उनको ज़्यादा एनर्जी प्रोवाइड करेगी, और जितनी वो फूड चेन लंबी होती जाएगी उतनी ही एनर्जी नेक्स्ट ट्रॉफिक लेवल में कम पास होगी। जैसे ये डायग्राम में आप लोगों ने देखा था ना, प्रोड्यूसर जो थे प्लांट्स 10,000 किलो कैलोरीज उसने सोलर एनर्जी जो कि 10 लाख किलो कैलोरीज सोलर एनर्जी फॉल की हमारी अर्थ पे, उसमें से सिर्फ प्रोड्यूसर्स को कितनी अवेलेबल थी, 10,000 किलो कैलोरीज पर मीटर स्क्वायर पर ईयर। के एक साल में 1 मीटर पे जितने प्लांट्स ग्रो किए उन्होंने 10,000 किलो कैलोरीज जो थी वो यूज़ की सोलर एनर्जी की। अब प्रोड्यूसर से जो एनर्जी पास हुई है नेक्स्ट लेवल पे वो क्या थी, कंज्यूमर को पास हुई है, और वो सिर्फ 1000 किलो कैलोरीज पर मीटर स्क्वायर पर ईयर पास हुई है। तो सेकंड लेवल पे जो है एनर्जी कम हो गई। अब इससे नेक्स्ट जो ट्रॉफिक लेवल आया थर्ड जो कि सेकेंडरी कंज्यूमर है, उसमें सिर्फ कितनी अवेलेबल है एनर्जी, जो रेट दिखाया है उसको 100 किलो कैलोरीज पर मीटर स्क्वायर पर ईयर। तो अब नेक्स्ट जो लेवल आया ट्रॉफिक लेवल जो कि टर्शरी कंज्यूमर का था, उससे सिर्फ 10 किलो कैलोरीज पर मीटर स्क्वायर पर ईयर अवेलेबल है। कि एक साल में इसको टर्शरी लेवल पे एनर्जी जो है वो 10 किलो कैलोरीज पर मीटर स्क्वायर पर ईयर अवेलेबल होती है। तो इसका क्या मतलब है कि अगर फूड चेन छोटी होगी तो वो ज़्यादा एफिशिएंट होगी, वो ज़्यादा एनर्जी प्रोवाइड करेगी अपने ट्रॉफिक लेवल को। फूड चेन जैसे जैसे लंबी होती जाएगी उसके ट्रॉफिक लेवल्स को एनर्जी कम अवेलेबल होगी। तो इसलिए जो एक सक्सेसफुल इकोसिस्टम है जिसमें पॉपुलेशंस जो हैं वो ज़्यादा एनर्जी लेती हैं प्रोड्यूसर से फिर कंज्यूमर या सेकेंडरी लेवल तक, तो उनकी फूड चेन्स जो हैं वो छोटी होती हैं। फूड चेन लंबी होंगी तो एनर्जी कम अवेलेबल होगी। स्टूडेंट्स, दैट्स all from today's lecture. If you have any question you may ask.